Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 4 दिसंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 4 दिसंबर 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर करता हूँ कि यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह हम लोगों ने एक छोटा सा टारगेट रख रखा है कि आपको आज के वीडियो पर भी 1K प्लस लाइक्स को क्रॉस करवाना है, जैसा आप लोग डेली बेसिस पर करते हो। और आप लोग को मालूम ही है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस डेली बेसिस पर क्विज का डिस्कशन भी होता है। इसका मतलब आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है, फिर लास्ट में मैं आप लोगों के साथ इस क्विज को शेयर करूंगा और इन सभी के आंसर्स इसी वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे। तो लास्ट में इस क्विज को आपको सॉल्व करना है, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद जो कल वाली क्विज प्रैक्टिस थी इसकी आंसर की इसको देखेंगे, क्योंकि जो क्विज की प्रैक्टिस है ये डेली बेसिस पर चल रही है। तो कल वाले क्वेश्चन थे जिसको पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर दिए थे कॉमेंट सेक्शन में, और उनको चेक कर लेना कि कौन कौन से सही निकले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को बनाया गया और इसके अंडर में भारत को इजाजत दी गई कि आप लोग यहां पर 2 न्यूक्लियर एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और वो 2 न्यूक्लियर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है यूरेनियम और दूसरा है थोरियम। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि लिथियम ट्रायंगल क्या होता है। देखो लिथियम ट्रायंगल के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं और वो हैं अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अभी भारत ने यहाँ पर अर्जेंटीनियन फर्म है उसके साथ एक अग्रीमेंट किया है कि हम लोग लिथियम को एक तरीके से ट्रेड करेंगे, लिथियम का व्यापार करेंगे, अर्जेंटीना से लिथियम को लेने वाले हैं। तो भारत की कौन सी कंपनी ने यहाँ पर ये अग्रीमेंट किया है? तो उस कंपनी का नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉटन की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था। इसमें से एक वैरायटी है जी हिर्सुटम, इसको एक और नाम से जाना जाता है। वो दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है अमेरिकन कॉटन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, एक और वैरायटी है जिसका नाम है जी बार्बाडेंस, इसको भी एक और नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम है इसका इजिप्टियन कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में, कौन से मिशन के अंडर में? वो है स्किल इंडिया मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत ने साल 2020-21 के अंदर अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्चा है? तो वो है 1.8%। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों ने सभी आंसर्स अच्छे से दिए होंगे। बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है पहला वाला। क्या हुआ है? इंडिया ने अभी G20 ट्रॉइका को ज्वाइन कर लिया है। तो डिस्कस करेंगे G20 ट्रॉइका क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको जानने को मिलने वाले हैं। आर्टिकल प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल कहाँ से लिया गया? द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो हाल ही में इंडिया ने G20 ट्रॉइका को कर लिया है ज्वाइन और अगले साल इंडिया के हाथ में G20 की प्रेसिडेंसी आ जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अभी तक इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी अभी तक एक बार भी नहीं संभाली है। तो अगले साल इंडिया के हाथ में G20 प्रेसिडेंसी आएगी और इसका भी बहुत बड़ा रोल है ट्रॉइका के रिगार्डिंग। तो मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार ट्रॉइका क्या होता है। पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे, ट्रॉइका क्या होता है। देखो इस प्रकार से यहाँ पे ट्रॉइका देखने को मिलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करूँ तो ये वाला पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ पर 3 घोड़े हैं, ठीक है। ट्रॉइका 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मतलब 3 चीज़ों से मिलकर तो नहीं, ट्रॉइका बेसिकली 3 चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से 3 हॉर्स हैं, ठीक है। ये एक स्लेज को खींच रहे हैं। इस पूरे स्लेज को और हॉर्स को, इन दोनों को मिलाकर हम लोग ट्रॉइका बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो मतलब कि यहाँ पर G20 जो ग्रुप है हमारा, जिसके अंदर 20 देश हैं, मतलब 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो इसके अंदर लगभग 3 कंट्री को उठाया जाता है, 3 कंट्री को निकाला जाता है जो कि बिल्कुल टॉप की कंट्री है और वो G20 के एजेंडा को आगे लेकर चलेंगी। तो उन 3 कंट्री के ग्रुप को बोलते हैं ट्रॉइका। तो अभी यहाँ पर एक जो नया ग्रुप है ट्रॉइका, बेसिकली
इसके अंदर 3 कंट्रीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है और इसके अंदर इंडोनेशिया, इटली और इंडिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं। और आप लोग बहुत आराम से ध्यान रख पाओगे, तीनों कंट्री का जो नाम है वो आई से स्टार्ट है, आई से इंडोनेशिया, आई से इटली और आई से इंडिया। तो तीनों यहाँ पर G20 ट्रॉइका को देखेंगे तो G20 ट्रॉइका के अंदर आज के टाइम पर 3 कंट्रीज़ को बनाया गया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें इन्हीं 3 कंट्रीज़ को क्यों चूज़ किया है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी G20 ट्रॉइका के लिए यहाँ पर कंट्रीज को चूज किया जाएगा तो उसके लिए जो करंट यहाँ पर किसने होस्ट किया है और प्रीवियस किसने होस्ट किया था और उसके बाद यहाँ पर इनकमिंग कौन होस्ट करने वाला है। मतलब यह है, देखो G20 समिट जो अभी हुआ था अब की बार इसी साल अक्टूबर के महीने में, आपको याद होगा हमारे प्रेसिडेंट कहाँ पे गए थे, इटली में गए थे। तो इटली ने अब की बार का G20 समिट होस्ट किया था, ठीक है, तो इटली आएगा। दूसरा, अगले साल का मतलब साल 2022 वाला G20 समिट कौन होस्ट करने वाला है, इंडोनेशिया होस्ट करने वाला है। फिर उसके बाद साल 2023 वाला G20 समिट कौन होस्ट करने वाला है, इंडिया होस्ट करने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, G20 ट्रॉइका जब भी बनाते हैं तो इसके अंदर 3 कंट्रीज को ले जाता है, कौन कौन सी, जिन्होंने अब की बार का जो G20 समिट है होस्ट किया और जो अगली बार का होस्ट करने वाली है और जो उससे अगली बार का होस्ट करने वाली है। तो इन 3 कंट्रीज को लेकर यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग की जाती है। तो इंडोनेशिया, इटली, इंडिया, इन 3 का ये ग्रुप बना और ये तीनों अब यहाँ पर G20 के एजेंडा को आगे लेकर चलने वाले हैं। आई होप आपको ट्रॉइका के बारे में समझ में आया। अब बात करते हैं इंडिया के हाथ में प्रेसिडेंसी कब आएगी। तो इंडिया के हाथ में 1 दिसंबर 2022 के अंदर, मतलब अगले साल 2022 दिसंबर के महीने में, मतलब जो महीना अब चल रहा है आप कह सकते हो अगले साल इसी महीने में जो है हमारे हाथ में प्रेसिडेंसी आएगी। तो आप लोग को ध्यान रखना है, अभी जो साल 2020-21 वाली प्रेसिडेंसी थी ये किसके हाथ में थी, तो साल 2020-21 वाली इटली के हाथ में थी। साल 2000 उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे 21-22 वाली किसके हाथ में आ गई है, तो इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है, क्योंकि जो 1 दिसंबर अब की बार का निकला है, आज 4 दिसंबर है, इससे पहले जो 1 दिसंबर तारीख निकली है तो इंडोनेशिया के हाथ में प्रेसिडेंसी आ चुकी है। तो G20 को आज के टाइम पर कौन प्रेसिडेंट कर रहा है, वो इंडोनेशिया प्रेसिडेंट कर रहा है। अगले साल 1 दिसंबर तक प्रेसिडेंट करेगा और उसके अगले साल आप कह सकते हो साल 2023 तक यहाँ पर इंडोनेशिया के हाथ में रहेगा ये सब कुछ। और साल 2023 में 1 दिसंबर को किसके हाथ में आ जाएगा, सब इंडिया के हाथ में आ जाएगा, इंडिया यहाँ पर प्रेसिडेंसी को संभालेगा। तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी साल 2022 के अंदर 1 दिसंबर को पूरा टाइम हो जाएगा, तो साल 2022 के अंदर इंडिया यहाँ पर प्रेसिडेंसी को संभालेगा। इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो साल 2023 के अंदर एक समिट होने वाला है, उस समिट को भी जो है भारत ही देखेगा, भारत यहाँ पर उस समिट को होस्ट करेगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और ऐसा पहली बार होगा कि भारत G20 के समिट को होस्ट कर रहा होगा। अभी तक भारत ने एक भी G20 के समिट को होस्ट नहीं किया है। तो अभी जो साल 2021 वाला समिट था ये तो आप लोगों को मालूम होगा, इसको होस्ट किया इटली ने, जो कि अभी अक्टूबर के महीने में हुआ। साल 2022 वाला समिट कहां पर कौन इसको होस्ट करेगा, इंडोनेशिया होस्ट करेगा। और साल 2023 वाला समिट कौन होस्ट करेगा, इसको भारत होस्ट करेगा। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं G20 के बारे में। तो बेसिकली G20 एक इनफॉर्मल का ग्रुप बनाया गया है, यहाँ पर 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इन सबको मिलाकर G20 ये कहलाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फिर कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर अभी तक नहीं है। तो इसमें 20 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आपको ये मैप नजर आ रहा होगा। इसके अंदर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, ये 20 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। ये 20 मेंबर्स हैं G20 के, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो नीले नीले वाले आपको दिख रहे होंगे, नेदरलैंड, नॉर्वे, गिनिया, सेनेगल, ये सब गेस्ट कंट्रीज है, गेस्ट के तौर पर इनको बुलाया जाता है। तो इनके बारे में भी आप लोग को आइडिया रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको G20 के बारे में बता दिया है, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर G7, G8 और G20 के बीच में भी डिफरेंस को क्लियर कर पाओ, इस वजह से मैंने ये पिक्चर लगाया है, ठीक है। तो G20 के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं, 20 पूरे के पूरे नेशंस आते हैं, जो कि आप लोग को सामने दिख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक ग्रुप का नाम है G7, आप लोग को मालूम होगा। G7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, इन 7 कंट्रीज से मिलकर बनता है G7, ठीक है। इससे पहले ये G8 हुआ करता था, जिसमें ये 7 कंट्रीज तो थी, साथ ही साथ इसमें रशिया भी हुआ करता था। लेकिन 2014 में रशिया ने कुछ ऐसा काम किया, क्रीमिया वाले रीजन को हथियाया, जिसकी वजह से यहाँ पर G8 में से रशिया को निकाल दिया गया। तो जैसे रशिया को निकाला, ये ग्रुप बन गया G7 का। लेकिन G20 के अंदर G7 की सारी कंट्रीज हैं, प्लस रशिया भी है, प्लस उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज आप देख पाओगे, ये सब मिलाकर G20 बनता है। G20 के अंदर भारत, चाइना, सभी कंट्रीज आपको ये देखने को मिल रही होंगी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर।
नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हेल्थ आता है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर। यहां पर एक बिल के बारे में चर्चा हो रही है। आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021। अभी इस बिल को लोकसभा के अंदर पास किया गया, क्योंकि आपको मालूम होगा विंटर सेशन चल रहा है, तो इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में है। अगेन द हिंदू ने यहाँ पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया है कि हाल ही में लोकसभा ने पास किया है इस बिल को, और इस बिल के अंदर से एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब इस बिल के अंदर जो LGBTQ कम्युनिटी है, यानी कि जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर कम्युनिटी होती है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इनके ऊपर यह बिल लागू नहीं होगा। और जो लिव इन कपल्स होते हैं इनके ऊपर भी लागू नहीं होगा, और या फिर जो सिंगल मैन होते हैं इनके ऊपर भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। इस बिल में से इन तीनों ही लोगों को अलग कर रखा है, आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए बिल है तो आगे आप लोग को पता चलेगा। अब सबसे पहले हम लोग इस बिल के बैकग्राउंड को कवर करते हैं। तो जो हमारी सरकार है, सरकार लगातार काम कर रही है, लगभग साल 2008 से काम कर रही है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, आर्ट को, टेक्नोलॉजी को हम लोग रेगुलेट कर सकें। आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब यह है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकें, इसके लिए सरकार लगातार 2008 से काम कर रही है। लेकिन यहां पर अभी तक हम लोग चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो बिल है, सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में साल 2020 में, मतलब पिछले साल, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, हाउस ने इस पूरे बिल को एक स्टैंडिंग कमेटी को यहाँ पर थमा दिया था। लेकिन अब वापस से आप देख पाओगे साल 2021 के अंदर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 है, इसको अभी पास कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब जब इस बिल को पास किया गया तो अपने आप में यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अभी फिलहाल लोकसभा से बिल पास हुआ है, आगे और भी जाकर इसको अभी बहुत कुछ करवाना है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, सबसे पहले हम समझेंगे इस बिल के अंदर बात क्या की गई है। इस बिल के अंदर बात की गई है जो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम लोग आर्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना हो, ये यहाँ पर बिल पूरी तरह से फोकस करेगा, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही सही इस्तेमाल हो और यहाँ पर कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इसी को चीज को रेगुलेट करने के लिए यहां पर यह बिल लाया गया है। तो आखिरकार ये टेक्नोलॉजी है क्या? तो देखो, आर्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं ताकि इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकें। मतलब कोई औरत है, ठीक है, कोई वेमेन है, उनका जो है एक तरीके से बेबी नहीं हो पा रहा है। अब क्या है, उनके अंदर जो इनफर्टिलिटी है, उस इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब कैसे करेंगे यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको इस पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो वेमेन है, वेमेन के अंदर यहाँ पर जो एग होता है, ठीक है, और ह्यूमन का एक तरीके से वेमेन का एग और मैन का स्पर्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर क्या होता है, बेबी का प्रोडक्शन होता है। आप लोगों को मालूम होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर किसी विमेन के अंदर इनफर्टिलिटी है तो उसको कैसे सही किया जाएगा, विमेन के अंदर से जो एग है उसको लिया जाएगा। एग को लेने के बाद उसको क्या किया जाएगा, स्पर्म के साथ प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। एग के साथ क्या किया जाएगा, स्पर्म का कॉम्बिनेशन मिलाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरे स्टेज में हम लोगों ने क्या करा, एग को स्पर्म के साथ कंबाइन करा। देन इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर क्या होगा, एग फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज मतलब जो उसके अंदर इनफर्टिलिटी थी, जिसकी वजह से एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, बेबी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो अब वो इनफर्टिलिटी खत्म हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से जो एग है बेसिकली, इसका स्पर्म के साथ कॉन्टैक्ट होने के बाद यहाँ पर ये फर्टिलाइज हुआ। अब फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे चौथे स्टेज में क्या होगा, एम्ब्रियो बनना चालू हो जाएगा। एम्ब्रियो यहाँ पर जब बनता है, स्टार्टिंग में आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, और यही जाकर बड़ा होकर कुछ सप्ताह बाद ये पूरा बेबी बनता है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एम्ब्रियो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना, और एम्ब्रियो में भी कुछ स्टेजेस होती हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये बन जाएगा, पूरी तरह से डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो को वापस से इंजेक्ट कर देंगे वेमेन के अंदर। तो एम्ब्रियो को वापस से इंजेक्ट कर दिया गया, ये वेमेन के बॉडी के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो वेमेन की इनफर्टिलिटी है वो बिल्कुल सही हो गई है। यहाँ पर आप कह सकते हो इस प्रकार से काम किया गया। और यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इनका एग है, एग लेने के बाद यहाँ पर क्या किया गया, इसको एक तरीके से एम्ब्रियो में डेवलप करने के बाद और इसको वापस से एक तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लास्ट में वापस से इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। एम्ब्रियो के बारे में बात करें तो आप देख पाओगे एम्ब्रियो को पूरी तरह से आगे ग्रो होने में काफी टाइम लग जाता है। एक तरीके से एक फर्टिलाइज्ड एग है ये। फर्टिलाइज्ड एग होने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसके अंदर 2 सेल स्टेज बनेगा, फिर 4 सेल स्टेज बनेगा। इस प्रकार से आगे यहाँ पर सेल्स बढ़ते रहेंगे। सेल्स बढ़ते बढ़ते आप देख पाओगे यहाँ पर जो एक बड़ी सी स्टेज आती है, फिर उसका 4 सप्ताह बाद एक थोड़ा सा फोटस बनता है। फिर यहाँ पर 10 सप्ताह बाद इस प्रकार से फोटस नजर आता है, फिर 16 सप्ताह बाद इस प्रकार से नजर आता है, और फिर 20 सप्ताह बाद इस प्रकार से ये फोटस नजर आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इस प्रकार से। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो चुका है।
अब इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना हो, इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर यह बिल लाया गया। अब इस बिल के बारे में बात करते हैं। इस बिल ने बोला कि सबसे पहली चीज़ क्या होगी, हमारे पास एक नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर इस बॉडी को सेटअप किया जाएगा जो कि क्या करेगा, सारा डेटा अपने पास रखेगा, सारा डेटा को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर काम करते हैं, उन सब का डेटा रखा जाएगा। ठीक है, ताकि इन चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा स्टेप यहाँ पे बताया गया इस बिल के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट बिल। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो अपॉइंट करेगी एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को अपॉइंट किया जाएगा और वो जो अथॉरिटीज है बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रखेगा और जो रजिस्ट्रेशन होगा ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और 5 साल बाद उसको वापस से रिन्यू करवाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सारी चीजें अपॉइंट करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को रखेगी और यहाँ पर चीजें अच्छे से रजिस्टर्ड होंगी। 5 साल बाद यहाँ पर वापस से रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना पड़ता रहेगा हम लोग को। देन उसके बाद क्या है, जो आर्ट सर्विसेज को रेगुलेट करने के ऊपर मेन फोकस रखा गया है। तो आर्ट क्या है मैं आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। तो यहां पर क्या है, बेसिकली मेन मकसद यही है कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग रेगुलेट कर सकें और जो मिसयूज होता है, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा मिसयूज देखने को मिलता है, गलत तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारी चीजें ना हो, उन सब चीजों को रोकने के लिए इस बिल को लाया गया। फिर उस बिल ने यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर और फोकस रखा है, वो है नेशनल बोर्ड। यहाँ पर ये जो बिल है ये प्रपोज करता है कि भाई एक नेशनल बोर्ड होना चाहिए और वो जो नेशनल बोर्ड है वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगा, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लेबोरेटरी हो, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हो, सभी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर एक नेशनल बोर्ड भी बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें की जाएंगी, मतलब ये जो प्रोसेस है इसको एक अच्छा सा हम लोग बनाकर रखें, इसके अंदर सेफ्टी रखें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सेफ्टी को बरकरार रखा जाए, गलत काम यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो, इस वजह से यहाँ पर इस बिल को लाया जा रहा है। अगर कोई तब भी ये काम करता है और इस बिल का वायलेशन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, बिल्कुल सजा मिलेगी। यहां पर आप देख पाओगे, सबसे पहले यहां पर मान लो किसी ने पहली बार कोई यहां पर गलती करी है, पहली बार ऑफेंडर है जिसने पहली बार यहां पर क्या किया है, गलत काम किया है, इस बिल का वायलेट किया है। अगर उसने पहली बार किया है तो उसके ऊपर 5 से 10 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगेगा, इतना यहां पर फाइन मारा जाएगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति है जिसने दूसरी बार ये काम किया है, दोबारा से उसको पकड़ा गया है, दोबारा यहां पर इसी केस में आया है, तो उसके ऊपर पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, साथ ही साथ 8 से 12 साल की सजा भी होगी और पेनल्टी 10 से 20 लाख तक की लग सकती है। उसी प्रकार से कोई भी जो क्लिनिक है वो ये काम करता है या बैंक एडवर्टाइजिंग है कोई यहाँ पर ये काम करता है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक पैसा लगेगा, 10 से 25 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो लोग इस बिल को फॉलो नहीं करेंगे, इसका वायलेशन करेंगे, तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्या थी, इस बिल की क्यों ज़रूरत थी। देखो, इस बिल की इसलिए ज़रूरत थी कि अभी तक हमारे पास कोई भी रेगुलेशन नहीं था। जो ये प्रैक्टिस चलती है, जो आर्ट टेक्नोलॉजी करवाई जाती है, ये अब यहाँ पर अभी तक अनएथिकल चीज़ें काफ़ी थी, मतलब जो गलत काम काफ़ी हो रहा था, गलत तरीके से चीज़ें बढ़ रही थी, तो उनको रेगुलेट करने के लिए बिल लाया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसका दूसरा यहाँ पे बोला गया जो वेमेन हो गया या चिल्ड्रन हो गया, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम लोग इस प्रकार का बिल लेकर आएँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल आया। अभी क्या होगा, यहाँ पर पूरी तरह से जो भी यहाँ पर बच्चों का बर्थ हो रहा है, बच्चों का जन्म हो रहा है इस आर्ट टेक्नोलॉजी से, उसको रेगुलेट करेगा, बच्चों को भी प्रोटेक्शन मिलेगी और वेमेन को भी प्रोटेक्शन देने की यहाँ पर पूरी तरह से चर्चा की गई है। लेकिन इस बिल के अंदर अभी भी कुछ चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात क्या है, सबसे पहली चीज यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया है, भेदभाव कर दिया गया है। भेदभाव मतलब यहाँ पे क्या किया गया, जो मैरिड वीमेन है उनके लिए रखा गया है। ठीक है, ये जो बिल है ये मैरिड जो हेटेरोसेक्सुअल कपल हैं इनको ही अलाउ करता है, यही यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल मैन है इनके लिए यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, या फिर कोई LGBTQ+ कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, तो इनके लिए यहाँ पर यह बिल नहीं है। उसके बाद यहां पर बोला गया जब इन्होंने भेदभाव किया तो इससे क्या हुआ, हमारा आर्टिकल 14 वायलेट हो गया जो कि इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ की बात करता है। तो यहां पर इक्वालिटी को एक तरीके से वायलेट किया जा रहा है, ऐसा यहां पर बताया गया। फिर उसके बाद बोला गया कंसर्न एक और है कि भाई सर्विसेज के अंदर पैसा बहुत लगता है। अगर यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो यहाँ पर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो कॉस्ट को भी यहाँ पर मॉनिटर करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन IR के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और IR आता है GS पेपर 2 के अंदर। अभी क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे प्लान को अनाउंस किया। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है। तो यूरोपियन यूनियन ने काम किया है, ग्लोबल गेटवे
गेटवे प्लान क्या है आगे हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये द हिंदू का फिर से एक आर्टिकल निकल कर आता है। तो हाल ही में जो यूरोपियन कमीशन है इन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग एक ग्लोबल गेटवे प्लान, मतलब इन्होंने ग्लोबल गेटवे प्लान लागू करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, लगभग 300 बिलियन तक का जो यूरो है, मतलब 300 बिलियन यूरो है, वो पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा 2027 तक पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दुनिया भर में। क्यों करवा रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट? ताकि चाइना को टैकल कर सके। आपको मालूम होगा चाइना का एक बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इस प्रोजेक्ट को टैकल करने के लिए, चाइना को एक तरीके से मात देने के लिए, यहां पर यूरोपियन यूनियन ने एक ग्लोबल गेटवे प्लान को अनाउंस कर दिया जहां पर बहुत सारे पैसों से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर है वो यही आज के टाइम पर इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें अनाउंस करी हैं। और अगर हम बात करें इस प्लान के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इस प्लान के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखा गया है। तो यहाँ पर जो पूरी टीम है यूरोपियन की, ये यहाँ पर पूरा फोकस रख रही है कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाई क्वालिटी डिजिटल के ऊपर, क्लाइमेट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा और एक तरीके से हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। एजुकेशन के लिए पैसा खर्चा जाएगा दुनिया भर में। जो ये पैसा खर्चा जाएगा ये सब यूरोपियन यूनियन पैसा खर्चने वाला है। इसके फंडिंग की बात करें तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन अपना फंड इस्तेमाल करेगा और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो 40 बिलियन तक का जो यूरोज है बेसिकली इसको गारंटी कैपेसिटी में रखा जाएगा और यहाँ पर बहुत सारा और भी असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। मतलब और भी बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवाया जाने वाला है ताकि जो कंट्रीज हैं वो ग्रो हो जाएं, कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो और कंट्री चाइना की तरफ ना भागें। और उसी प्रकार से एक और प्रोजेक्ट है जो कि चाइना को मात देता है, वो है B3W। आपको मालूम होगा, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद भी चाइना को टैकल करना है। देखो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है ये G7 कंट्रीज के थ्रू लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर इन कंट्रीज ने ये बोला कि देखो क्या होता है कि जब हम लोग देखें तो इस प्रकार से आप मैप देख पाओगे। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। चाइना यहाँ पर फोकस करता है कि हम दुनिया भर को कनेक्ट कर सकें अपने व्यापार के माध्यम से। जो आप ये रेड वाली लाइन है देख रहे हो ना, ये सिल्क रोड है। यहाँ पर चाइना कहता है कि हम लोग कनेक्ट करेंगे कजाकिस्तान से लेकर जर्मनी तक के एरिया को सिल्क रोड से। उसी प्रकार से जो यहाँ पर ये ब्लू वाला दिख रहा है ये मैरीटाइम सिल्क रोड है, मतलब इस समुद्र का रास्ता है। तो यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है चाइना ताकि यहाँ पर इन रास्ते से क्या कर सके, व्यापार को कर सके और अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो चाइना का ये इनिशिएटिव है। अब दूसरी चीज़ आपको ये फोकस रखना है आज के टाइम पर। मैं अभी आपको क्या बता रहा था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव के बारे में बता रहा था। ठीक है, यहाँ पर G7 कंट्रीज ने इसको लॉन्च किया। G7 कंट्रीज ने यहाँ पर पैसा का अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मनी यहाँ पर देंगे अलग अलग कंट्रीज को। अब यहाँ पर जैसे कि आप ले सकते हो श्रीलंका का एग्जाम्पल। चाइना ने क्या करा, श्रीलंका को इतना ज़्यादा भरपूर मात्रा में पैसा दिया है कि आज के टाइम पर श्रीलंका वो पैसा नहीं चुका पा रहा और चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है श्रीलंका के अंदर। उसी प्रकार से और भी कंट्रीज के अंदर यह हाल देखने को मिलेगा। तो जो ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है, इसका मेन मकसद यह है कि कोई भी कंट्री चाइना के पास ना भागे। अगर ज़रूरत है तो G7 कंट्रीज़ के पास आए और यहाँ से लोन उठाए और यहाँ से यहाँ पर पैसा वो ले सकती है। और जो चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी जमाता है ना, वो यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। मतलब यूरोपियन कह रहा हूँ, जो ये इसके अंदर पैसा प्रोवाइड किया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंडर में, वो यहाँ पर आराम से कंट्री चुका सकती है। कंट्री के ऊपर कोई भी ऐसा दबाव नहीं डाला जाएगा। मतलब चाइना वाली हरकतें बिल्कुल नहीं करवाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना का इस प्रोजेक्ट को टैकल करने के लिए हम लोगों ने B3W को भी लॉन्च किया था। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। कुछ इसी प्रकार से ये यूरोपियन यूनियन का जो ये वाला प्लान है ग्लोबल गेटवे, ये भी कुछ इसी प्रकार से काम करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछी जा सकती है। तो जो BRI प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था 2013 के अंदर। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यहाँ पर यह है कि चाइना अपनी इंडस्ट्रीज को या फिर जो अपना व्यापार है उसको दूसरी कंट्रीज के साथ और बेहतरीन तरीके से जोड़ सके। और जैसा यहाँ पर जोड़ा जाता है, मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार से कंट्रीज को कनेक्ट करने की बात करता है। और यहाँ पर इसको लॉन्च 2013 में क्या किया था, याद रखना इसके बारे में। और चाइना का मेन मकसद यह है कि कनेक्ट करे लैंड के माध्यम से, सी के माध्यम से हर एक कंट्री को, एशिया, यूरोप, अफ्रीका को कनेक्ट करे और वहां पर एक तरीके से अपनी कंट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे। जब भी मुद्दा उठता है चाइना के ऊपर, चाइना गलत कर रहा है, चाइना बोलता है यहाँ पर नहीं, हम लोग यहाँ पर ह्यूमन, लेबर, एनवायरमेंटल राइट्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। चाइना ये भी बोलता है, ठीक है, कि चाइना यहाँ पर पूरी तरह से इन चीज़ों को इग्नोर करता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर इसी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बहुत सारी कंट्रीज क्रिटिसाइज करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज इसकी निंदा करती हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है इसको वेस्टर्न वर्ल्ड क्रिटिसाइज करती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब आप इधर देख पाओगे,
ठीक है। इधर तो यहाँ पर एशिया देखने को मिलेगा, इधर की साइड चलोगे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड होगा, और उधर चलोगे तो वो कंट्रीज काफ़ी क्रिटिसाइज करती हैं। क्यों? क्योंकि चाइना यहाँ पर करता क्या है, बहुत सारा पैसा दे देता है कंट्रीज को और डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर फंसा देता है। डेट ट्रैप पॉलिसी का मतलब यही है कि कंट्रीज को पैसा दे देता है चाइना, और फिर उसके बाद वो कंट्रीज पैसा नहीं चुका पाती हैं और फिर वहां पर कब्जा करना चालू करता है कि भाई ये हमारे नाम में हो गया, ये हमारे नाम में हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी क्या है, आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पर खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज करती हैं, प्लस भारत भी काफ़ी क्रिटिसाइज करता है। और इंडिया का स्टैंड क्या है इसके अंदर, तो इंडिया ने बार बार रिपीटेडली यहाँ पर बार बार चाइना से बोला कि भाई हम तुम्हारे प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इसी प्रोजेक्ट के अंदर चाइना की एक और चाल आपको ये देखने को मिलेगी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको मालूम होगा सी पैक यहाँ पर कहाँ है से, पाकिस्तान के ग्वादर वाले पोर्ट से इस प्रकार से निकाला गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। तो यहाँ पर सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये है। भारत यहाँ पर ये बोलता है कि ये भी भाई इलीगल बना रहे हो, ये भारत की टेरिटरी है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये पूरी तरह से भारत का टेरिटरी है, यहाँ पर आप लोग ये गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन आप कह सकते हो तब भी ये चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम पर, और आप देख पाओगे क्या चल ही रहा है। बेसिकली डिस्प्यूट इसी चक्कर में काफ़ी बढ़ते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद क्या इंडिया को एक तरीके से काफ़ी सारे स्टेप उठाने चाहिए, तो उठाने नहीं चाहिए, इंडिया ऑलरेडी उठा चुका है। यहाँ पर चाइना के एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका मतलब है भारत यहाँ पर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, इन वाली कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ पर कंबोडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, इन सारी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भारत का एक और एक तरीके से इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, यानी कि ये वाला इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इस वाले रीजन के अंदर जो चाइना का एग्रेसिवनेस देखने को मिलता है, इसको भी चाइना आज के टाइम पर इंडिया काउंटर कर सकता है। क्यों? इंडिया का यहाँ पर क्वाड ग्रुप है, आपको मालूम होगा। तो हर कंट्रीज यहाँ पर मेन मकसद यही रखती है कि चाइना का जो एग्रेसिवनेस है वो हम लोग इंडियन ओशन के अंदर बढ़ने ना दें। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो रिसेंटली हुआ क्या है, नीति आयोग ने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, और यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे वर्किंग मॉडल बताए गए हैं नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। पूरे दुनिया भर में बहुत सारे वर्किंग मॉडल हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जहाँ पर पैसा तो आप बहुत कम लगा रहे हो लेकिन आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है, वो यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग कहलाती है। और नेचुरल फार्मिंग के बारे में बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिवली डिटेल में नेचुरली स्पिरिचुअल फार्मिंग सिस्टम के बारे में ये सारी चीज़ें किसने बताई हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप करी हैं एक पद्मश्री अवार्डी हैं सुभाष पलेशकर। ठीक है, सुभाष पलेशकर ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। मतलब नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इनके थ्रू डेवलप किया गया था, इनका नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, नेचुरल फार्मिंग को क्या बोला जाता है, केमिकल फ्री, जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो तो क्या होगा, यहाँ पर लाइव स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग गाय भैंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो गोबर होता है उससे हम लोग खाद वगैरह बना सकते हैं, उनसे चीज़ों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग में बेसिकली केमिकल वगैरह चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मेन मकसद ये होता है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम को बढ़ावा दिया जा सके। फार्मर्स का जो एक तरीके से सैलरी कमा रहे हैं, फार्मर जो अपने पैसों को कमा रहे हैं, ठीक है, वो उसको एक तरीके से काफ़ी हद तक बढ़ोतरी मिले। इसी वजह से हम लोग नेचुरल फार्मिंग को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मर उसमें पैसा कम लगाएगा, उसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होगी, तो पैसा कम लगाएंगे लेकिन आउटपुट हम लोग को बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़, नेचुरल फार्मिंग के और भी बहुत सारे फायदे हैं। देखो, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो भी काफ़ी इंप्रूव होगा। एनवायरमेंट की हेल्थ जो है काफ़ी हद तक इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। जो ग्रीन हाउस गैस वगैरह हैं वो भी कम होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अब जो नेचुरल फार्मिंग का जो भी अप्रोच है, ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया एक ये व्यक्ति हैं मसानोबु फुकुओका। ठीक है, एक जापानीज फार्मर है, ये फिलोसोफर भी हैं। इन्होंने 1975 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। ठीक है, बुक का नाम ध्यान रखना, द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। इसी बुक के अंदर यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी नेचुरल फार्मिंग के बारे में। ठीक है, तो ये हुई बात। अब बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर हम बात करें इंटरनेशनली, दुनिया भर में नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पर काफ़ी अच्छा माना जाता है, और दुनिया भर की कंट्रीज़ ये बोलती हैं कि अगर नेचुरल फार्मिंग को लेकर चलें तो इससे हम लोग अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, प्लैनेट को बचा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग से पोल्यूशन नहीं होता है। नेचुरल फार्मिंग के अंदर पोटेंशियल यह है कि कार्बन को कम से कम कर सकें और फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकें, कम पैसे में हम लोग को ज़्यादा आउटपुट मिल सके। भारत के अंदर जो नेचुरल फार्मिंग
फार्मिंग है इसको प्रमोट किया जाता है एक प्रोग्राम के थ्रू जिसका नाम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। उसके साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो ये कौन सी योजना के अंडर में आता है, ये आता है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो भारत के अंदर बहुत सारी प्रोग्राम्स को चलाया जाता है ताकि हम लोग नेचुरल फार्मिंग को अच्छे से प्रमोट कर सकें। ओके, तो आप लोग को ध्यान रखना है नेचुरल फार्मिंग जैसा इसका नाम ही बताता है, ये एक तरीके से आर्ट है, एक प्रैक्टिस है जहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग अचीव मोर विद लेस, मतलब ज्यादा कुछ ले पाएंगे बिना कम, मतलब बहुत कम इन्वेस्ट करके। तो नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, देखो नेचुरल फार्मिंग में हम लोग बीजामृत का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं। बीजामृत का मतलब यहाँ पर हम लोग गाय के गोबर का, गाय के यूरिन का, इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग चीज़ों को और ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा होता है वापस, यहाँ पर जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म को हम लोग एक तरीके से ग्रो करवाते हैं, अर्थवर्म को जनरेट करते हैं ताकि अर्थवर्म ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थवर्म होगा ग्राउंड के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद एक जीव अमृत का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर भी आप कह सकते हो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊपना को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि काऊ यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है, गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का, एक तरीके से जो दालें होते हैं, दालों का आटा इस्तेमाल किया जाता है, गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, जहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कम है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, प्लस इससे जो हमें आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है, प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो होता है। तो नेचुरल फार्मिंग का मेन मकसद क्या है, फार्मिंग को हम लोग एक अफोर्डेबल बना सकें, ठीक है, और एक तरीके से जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ जाई जा सके, और जो कॉस्ट लगता है उसको हम लोग कम कर सकें, जो हमारा पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको हम कम कर सकें, ये मेन मकसद होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन को कम करने के, जो कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन के ऊपर, उसको कट डाउन किया जा सके, और कट डाउन करने के साथ साथ फार्मर्स को इंकरेज किया जा सके कि फार्मर्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके कि फार्मर्स जो है लगातार नेचुरल फार्मिंग को ग्रो करें। और नेचुरल फार्मिंग से अगर सारी चीज़ें ग्रो होती हैं तो इससे हमारे एनवायरमेंट के ऊपर भी काफ़ी बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अब नेचुरल फार्मिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर वही वापस से रिपीटेड हो रही है सारी चीज़ें कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा कम हो जाएगा, जो आप लोग पैसा लगा रहे हो वो कम लगाओगे लेकिन आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंस बेटर हेल्थ रहेगी, जब एनवायरमेंट अच्छा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली एक तो आपको खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, केमिकल फ्री खाना मिल रहा है, हायर न्यूट्रिशन उसके अंदर मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा क्योंकि आपको पैसा कम लगाना है और यहाँ पर फार्मर्स ये काम एक तरीके से अच्छे से कर पाएंगे, नेचुरल फार्मिंग को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, इससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है, तीसरा यहाँ पर इसका फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने कुछ इनिशिएटिव्स बताए हैं जहां पर नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स उठाती है, तो इन इनिशिएटिव्स को आप लोग पढ़ सकते हो क्योंकि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो एक बार रीड कर देता हूं। एक इनिशिएटिव का नाम है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, दूसरा सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, तीसरा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये सारी जो योजना या मिशन या प्रोग्राम जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के बारे में चर्चा करती हैं, खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को ग्रो करने में यहाँ पर मदद करती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी आती है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है कंसेंट ऑफ स्टेट्स फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। जो हमारा सीबीआई होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्हें किसी राज्यों में जाकर अगर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, छानबीन करनी है, तो वहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले कंसेंट लेना होता है, एक तरीके से परमिशन लेनी होती है स्टेट से। तो अभी ये मुद्दा क्यों चर्चा में है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा यहाँ पर सीबीआई ने पहुँचाया और सीबीआई ने यहाँ पर ये बोला कि देखो बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपना कंसेंट वापस ले लिया है, मतलब वो इजाज़त नहीं देंगे सीबीआई को अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने की। और वो कितने राज्य हैं, वो 8 राज्य हैं। ठीक है, 8 राज्यों ने क्या किया, कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है, मतलब कि वो परमिशन नहीं देने वाले। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, एक है वेस्ट बंगाल, देन महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो इन सब ने अपने कंसेंट को विड्रॉ किया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और क्या है यहाँ पर, अब ये जो सीबीआई है वो इनके यहाँ पर इनकी टेरिटरी में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहली बात इनसे कंसेंट चाहिए होता है, इनसे यहाँ पर परमिशन चाहिए होती है अगर यहाँ पर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है। तो अब सीबीआई यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख के आर्गू क्या करती है, सीबीआई बोलती है कि अगर इस प्रकार का स्टेप उठाया जाएगा तो इससे जो सीबीआई है वो हैंडीकैप कहलाएगी। मतलब सीबीआई ऑब्वियसली अब आहिज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीबीआई के पास ज़्यादा पावर्स रह नहीं गई। फिर तो यहाँ पर अब क्या है, सीबीआई को इनसे पूछ के जाना पड़ता था, चलो पूछ के जाते थे हम लोग। अब क्या हुआ, यहाँ पर स्टेट्स ने मना कर दिया कि अब हम लोग बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे, इस पूरी चीज़ों से विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है, सीबीआई के पास अब ज़्यादा पावर्स बची नहीं है।
अब जो कंसेंट वगैरह का मामला है ना, बिल्कुल ये सारी चीज़ें लीगली हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कंसेंट के बारे में सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं। जो हमारा सेक्शन 6 है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, इसका सेक्शन 6 है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सीबीआई को जो भी काम करता है, ठीक है, और यहाँ पर सीबीआई को काम करने के लिए, सीबीआई को फंक्शन करने के लिए स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है, स्टेट की एक तरीके से यहाँ पर हाँ करनी होती है, स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीआई को अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो स्टेट की परमिशन चाहिए होती है। सारी चीज़ें लीगली लिखी हुई हैं इस एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर। उसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पर जो सीबीआई है, सीबीआई कहाँ पर आता है, सीबीआई एंट्री 80 के अंदर आता है। आपको मालूम होगा हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं, एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर राज्य सरकार लॉ बनाती है, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार लॉ बनाती है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी लॉज हैं वहाँ पर दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो एंट्री 80 है, ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो एंट्री 80 है वहाँ पर सीबीआई के बारे में सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं और यहाँ पर आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि भाई जो स्टेट है, अगर किसी स्टेट में भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप वो उनकी परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हर जगह पर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर कंसेंट जो परमिशन होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है जनरल कंसेंट और दूसरा होता है स्पेसिफिक कंसेंट। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझना होगा। जब हम जनरल कंसेंट की बात करते हैं तो अब यहाँ पर बात की गई है एक राज्य के बारे में, ठीक है। एक राज्य जब जनरल कंसेंट देता है, ये भी सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में दिया जाता है। तो जनरल कंसेंट का मतलब यह है कि जो एजेंसी है, खासकर सीबीआई है, इसको बार बार एक तरीके से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इसको एक बार जनरल कंसेंट मिल गया तो मिल गया, ठीक है, हमेशा के लिए मिल गया, तो बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर सारे राज्यों ने जनरल कंसेंट से विड्रॉ किया है। जो 8 राज्य हैं उन्होंने यहाँ पर इसी वाले कंसेंट को विड्रॉ किया। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग परमिशन नहीं देंगे सीबीआई को, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरा होता है स्पेसिफिक कंसेंट। स्पेसिफिक कंसेंट के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी केस आ रहा है तो हर एक केस में यहाँ पर सीबीआई को अगर इन्वेस्टिगेशन करना है किसी राज्य में तो उसको अलग से स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी क्या हुआ, अभी आप कह सकते हो स्पेसिफिक कंसेंट यहाँ पर जो है एक तरीके से ये भी नहीं दिया जाता है और सीबीआई को अभी बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफिक कंसेंट, इनके पास, सीबीआई के पास पावर्स नहीं आती हैं। अगर सीबीआई के पास कोई भी कंसेंट नहीं है तो यहाँ पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है। तो सीबीआई को सबसे पहली बार एक इजाज़त चाहिए होती है और वो किस प्रकार की कंसेंट्स होते हैं ये भी आप लोगों ने समझा अच्छे से, ठीक है। तो अभी विड्रॉ किया गया है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो यही मुद्दा था कि यहाँ पे अभी एक तरीके से सीबीआई को एक तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है और सीबीआई ने ये मुद्दा पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा दिया है। आने वाले टाइम पर यह मुद्दा और भी चर्चा में हम लोग को देखने को मिलेगा। नाउ हम लोगों ने बड़ी देर से सीबीआई क्या है, तो सीबीआई के बारे में भी जान लो आखिरकार क्या है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको सेटअप किया गया था 1963 में एक रिजोल्यूशन के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू यहाँ पर रिजोल्यूशन लाया गया, इसके थ्रू सीबीआई को बनाया गया। आज के टाइम पर जो सीबीआई है वो किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर में आती है। सीबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसको रेकमेंड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी थी सनातनम कमेटी। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीआई को बनाने के लिए कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो वो थी सनातनम कमेटी। ओके, सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, आपको ध्यान रखना, सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। सीबीआई के पास फिर पावर्स कहाँ से आती हैं, पावर्स आती हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। सीबीआई आज के टाइम पर एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी केंद्र सरकार की और ये सीबीआई एक तरीके से हेल्प करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी, लोकपाल को भी। और सीबीआई का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ के अंदर भी। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो गाइज यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स थे। नाउ अब फटाफट हम लोग क्विज की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इन क्विज को आपको सॉल्व करना है और इन सारे के आंसर अभी आप लोगों को मिल चुके होंगे अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो को सुना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रॉइका। ट्रॉइका मतलब क्या होता है, ट्रॉइका बेसिकली G20 के अंदर 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है और वो 3 कंट्रीज़ यहाँ पर इस बार साल 2021 मतलब जब की बार का नया वाला ट्रॉइका है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम देना है। उसके बाद जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है ART, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कौन सी चीज़ को ठीक करने के लिए, तो वो कौन सी चीज़ है जिससे यहाँ पर जिसको ठीक की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने एक प्लान को अनाउंस किया है, उस प्लान का नाम बताना है आपको। और उस प्लान के अकॉर्डिंग बताया गया कि यूरो मतलब 300 बिलियन यूरो तक खर्चे जाएंगे, 2027 तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दुनिया भर में चाइना को टैकल करने के लिए। तो उस प्लान का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को कौन से साल में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक तरीके से जो नेचुरल फार्मिंग बेसिकली नेचुरल फार्मिंग को कॉम्प्रहेंसिव वे में
नेचुरली तरीके से, ये पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप करने वाले एक पद्मश्री अवॉर्डी हैं जिनका नाम बताना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर दूसरा क्वेश्चन भी नेचुरल फार्मिंग के रिगार्डिंग है। नेचुरल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया था एक जापानीज फार्मर थे, फिलोसोफर थे, जिनका नाम है मसानोबु फुकुओका। इन्होंने यहाँ पर 1975 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ विच एक्ट, मतलब कि सीबीआई के पास सारी पावर्स हैं, सीबीआई यहाँ पर काम कर सकता है, लेकिन सीबीआई अगर किसी राज्य के अंदर जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उसको स्टेट का मतलब राज्य की परमिशन चाहिए होती है, राज्य का कंसर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें कौन से एक्ट में लिखी गई हैं, ठीक है, मैंने आपको सेक्शन 6 यहाँ पर बता दिया, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कौन से एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर ये सारी चीज़ें मैंशनड हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाय द वे जितने भी करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को आगे प्रोवाइड करवा दिए हैं और इनको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बस सिर्फ चेक ही करना यहाँ पर, और बाकी सारी कोशिश करना कि जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आप लोग प्रॉपरली दे पाओ। तो गाइज़ यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।